देखो है ना, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में पिछले क्लास में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस हमने देखा है कि नहीं। ऑड नंबर का सीक्वेंस देखा, इवन नंबर का सीक्वेंस देखा हमने पिछले क्लास में, है कि नहीं। ये सब सीक्वेंस हम लोग देखे थे ना, ऑड नंबर, इवन नंबर। उसके बाद याद है ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस हमने देखा था, याद है ना, ट्रायंगुलर नंबर का हमने सीक्वेंस देखा। प्राइम नंबर का भी सीक्वेंस देखा। प्राइम नंबर का सीक्वेंस देखे थे क्या? नहीं ना, प्राइम नंबर का सीक्वेंस नहीं देखे थे, है कि नहीं। प्राइम नंबर का सीक्वेंस अभी हम लोग नहीं देखे ना। चलो इसके बाद हमने देखा था कि ये जो भी सीक्वेंस होता है ये सब एक पैटर्न फॉलो करता है। स्क्वायर नंबर का हमने सीक्वेंस देखा था, है ना, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, इनका सीक्वेंस हमने देखा था। हमने देखा कि सीक्वेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, और क्योंकि वो एक पैटर्न को फॉलो करता है तो हम लोग nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। और किसी भी सीक्वेंस का अगर आपको एक बार nth टर्म मिल गया तो आप उसकी मदद से पूरे सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हो। n का वैल्यू 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो बारी बारी से, और टर्म्स को निकालते जाओ। फर्स्ट टर्म, जैसे अगर आपको nth टर्म पता है तो फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए n का वैल्यू क्या रखोगे? लेक्चर देखी थी पिछला वाला, गजब हाल है। हम इतना एफर्ट कर रहे हैं कि पढ़ो लिखो, सब बेसिक है, ये सब बेसिक तो आना चाहिए ना, है कि नहीं। एन फर्स्ट टर्म को कैसे फाइंड करेंगे? एन का वैल्यू क्या रखेंगे? 1। एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो टी 1 मिल जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए एन का वैल्यू क्या रखेंगे? 2। एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा। एन का वैल्यू 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, और उससे आप पूरा सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हो। वेरी गुड। हेलो श्रुति, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? वेरी गुड। देखो यहां पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है nth term of sequence, nth term of a sequence is given by हमने दे रखा है इस तरीके से Sn। ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं कि हर बार Tn ही लिखा होगा। यहां पे टर्म को किससे डिनोट कर दिया? S से। nth टर्म का बात हो रहा है, तो किसी सीक्वेंस के nth टर्म का आपको फॉर्मूला दे दिया है, दैट इज Sn इक्वल टू 5n माइनस 2। आपको कह रहा है राइट द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। आपको इस सीक्वेंस का पहला 3 टर्म फाइंड करना है। सेकंड है फाइंड 100th टर्म एंड 1000th टर्म। 100th टर्म एंड 1000th टर्म को आपको फाइंड करना है कि सीक्वेंस का 100th टर्म क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, और 1000th टर्म क्या होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, check whether 308 and 473 are terms of given sequence or not। बात नहीं करो, क्वेश्चन लिखो, गिवन सीक्वेंस और नॉट। ये क्वेश्चन लिखो जल्दी, फास्ट, जल्दी क्वेश्चन लिखो। गुड हैंड राइटिंग में लिखना है एकदम। क्वेश्चन लिख लियो ना? कहाँ? फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो। आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है।
वेरी गुड, चलो चेक करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल सकते हैं। बुक लिए हो नया वाला? मैथ्स का नया वाला बुक है किसी के पास? हाँ दे दो उसको। हाँ वही देखो, ये दो इधर, तो बुक दो ना एक मिनट। देखो ये एग्जाम्पल 2 है ना, एग्जाम्पल 2 हम लोग कर रहे हैं। चलो सॉल्व करो इसको जल्दी। हाँ फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लिए ना। यहाँ पे S1 फर्स्ट टर्म है, S1 यानी n की जगह हमने क्या रख दिया 1, n की जगह 1 रख दो, तो 5 इंटू 1 माइनस 2 कितना आ रहा है? वेरी गुड, फर्स्ट टर्म 3 आ रहा है ना, बहुत अच्छे। सेकेंड टर्म इज S2, n की जगह क्या रख दो 2, 5 इंटू 2 माइनस 2 कितना आ रहा है? 10 minus 2 that is 8, वेरी गुड। थर्ड टर्म क्या आ रहा है S3, that is n की जगह 3 रख दो, 5 इंटू 3 माइनस 2 that is 13। तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लिया, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, ऐसे रखते जाओ बारी बारी से। तो पहला 3 टर्म मिल गया, 3, 8 एंड 13, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट 100th टर्म कितना आ रहा है? 490 चेक करते हैं। 100th टर्म मतलब n का वैल्यू क्या रख देंगे 100, 100 टर्म मतलब आपको S 100 फाइंड करने को कह रहा है, n का वैल्यू 100 रख दो, तो दैट इज 5 इंटू 100 माइनस 2। समझ में आ रहा है ना सृष्टि, सिद्धि, क्लियर है ना? ये nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है, 100th टर्म निकालना है तो n का वैल्यू क्या रख देंगे 100, 5 इंटू 100 दैट इज 500 माइनस 2 कितना आ रहा है 490, यही आ रहा है ना 100th टर्म, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है 1000th टर्म, यानी n का वैल्यू क्या रख देंगे 1000, तो S 1000 हमें फाइंड करने को कह रहा है, दैट इज 5 इंटू n की जगह रख दो 1000 माइनस 2, तो दैट इज 5000 माइनस 2 कितना आ रहा है ये 4998 आ रहा है ना ये, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबको क्लियर है ना यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट देखो हमें चेक करना है, देखो ये जैसे आप n का वैल्यू रखते जाओ, अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, तो ये सीक्वेंस बनते जाएगा ना, ये सीक्वेंस बनते जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या 308 इस सीक्वेंस में आएगा और 473 इस सीक्वेंस में आएगा? वही लिखा हुआ है, चेक वेदर 308 एंड 473 आर टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस और नॉट। जब हम लोग ये nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके सीक्वेंस बनाना चालू करेंगे तो क्या उस सीक्वेंस में हमें 308 और 473 दिखाई देगा कि नहीं देगा, वो हमें चेक करना है। पहले तो यहां तक नोट कर लो, उसको चेक करने का तरीका आपको बताता हूं। यहां तक क्लियर है ना सबको? श्रुति क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, वेरी गुड। यहां तक नोट कर लिए ना सब? ध्यान दो, आप क्या करो, लिख लो, लेट 308 बी द nth term, let 308 be the nth term of the given sequence। यहां तक नोट कर लियो ना सब? यहां तक नोट कर लियो ना सब? S 1000 तक सबका हो गया है ना? साक्षी समझ में आ रहा है ना? गुड, यहां तक हो गया ना सबका? अब देखो, अब हमें चेक करना है, इधर ध्यान दो सब बोर्ड पे, सब बोर्ड पे देखो। अब हमें चेक करना है कि 308 इस गिवन सीक्वेंस का टर्म है कि नहीं। चेक करने का तरीका क्या है, हम लोग बोल देंगे
लेट 308 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। और हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है, Sn इक्वल टू 5n माइनस 2। और हमने अपने nth टर्म को किसको माना है? 308। तो यहां Sn की जगह क्या लिख देंगे? 308। हमने अपना nth टर्म किसको बोल दिया? 308। अब आप क्या करो, यहां से n का वैल्यू फाइंड करो। तो यहां से देखो क्या रहा है, ये 5, ये -2 को इधर लाओगे प्लस बन जाएगा, 308 प्लस 2 इक्वल टू 5n। यहां से देखो क्या रहा है, 308 प्लस 2 दैट इज 310 इक्वल टू 5n। यहां से देखो 5n इक्वल टू 310। n का वैल्यू कितना आ रहा है? 62। n का वैल्यू क्या आ गया? ध्यान से सुनना इधर, अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाता है तो इसका मतलब कि 308 क्या है? इस सीक्वेंस का 62nd टर्म है। n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 308 ये जो नंबर है, ये इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है? 62nd टर्म है। तो कभी भी अगर n का वैल्यू नेचुरल आ जाता है, यानी कि ये जो गिवन नंबर है, ये नंबर इस सीक्वेंस में आएगा, ये नंबर इस सीक्वेंस में आएगा। सबको क्लियर है ना यहां तक? n का वैल्यू 62 आ गया, इसका मतलब क्या है कि 308 गिवन सीक्वेंस का 62nd टर्म है। इसका मतलब कि 308 गिवन सीक्वेंस में आएगा। सबको क्लियर है ना? वेरी गुड, नोट कर लो यहां तक, यहां तक नोट कर लो जल्दी फास्ट। श्रुति क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं। चलो यहां तक नोट कर लिए ना? जल्दी नोट करो यहां तक सब। क्या विराट, हो गया ना वहां तक? हाँ, वेरी गुड, जल्दी नोट करो। समझ में आ रहा है ना सृष्टि? पक्का ना? गुड। स्निग्धा, इसको समझ में आ रहा है ना? जैसे तुमको उसके बारे में पता है, वैसे उसको भी तुम्हारे बारे में पता होगा। जल्दी नोट करो, नोट करोगे तुम? नोट करो जल्दी, तुम नोट करो फास्ट। श्रुति नोट कर ली ना यहां तक? गुड। चलो इसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना है 473 गिवन सीक्वेंस का, गिवन सीक्वेंस में आएगा कि नहीं। तो सेम आप क्या करोगे, लेट 473 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो आप Sn की जगह क्या लिख दोगे? 473 दे रखा है ना, 473। अब आप यहां से देखो, यहां से कितना आ जाएगा n का वैल्यू? 473 प्लस 2 यानी कि कितना आ गया? 475 इक्वल टू 5n। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा? 475 बाई 5। यहां से n का वैल्यू कितना आ रहा है? 95। 473 का वैल्यू कितना आ रहा है? 95। यानी 473 भी इज गिवन
सीक्वेंस का नंबर है, गिवन सीक्वेंस में आएगा। समझ में आ रहा है ना? बुक में मिस प्रिंट किया हुआ है, दो पेन वेन दोनों थे, तुम लिखो है ना, यहाँ पे लिखना था इसको 471 लिख दिया है 473। मिस प्रिंट है एनसीईआरटी बुक में, करेक्ट कर लेना एग्जांपल 2। चलो आप इसको फिर से सॉल्व करो अब क्वेश्चन। अब आप नए नंबर के लिए कैच करो, नए नंबर के लिए लिखो, यहां पे लिखो 471, यहां पे भी लिखो 471। चेक करो तो 471 गिवन सीक्वेंस का टर्म है कि नहीं, गिवन सीक्वेंस में आएगा कि नहीं, चेक करो। एन का वैल्यू कितना आ रहा है, चेक करो एन का वैल्यू कितना आ रहा है, बताओ एन का वैल्यू बताओ ना, क्या आएगा? आएगा ही नहीं, कैसे नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। हाँ कुछ आएगा, ऐसा डेसिमल में आएगा। गुड, यहाँ 471 लिख लो, है ना, वो एनसीईआरटी में मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे nth टर्म की जगह क्या लिख देंगे, 471 इक्वल टू 59 5n माइनस 2, यहां से क्या आ जाएगा 471 प्लस 2 इक्वल टू 5n, तो यहां से कितना आ गया 473 इक्वल टू 5n, यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 473 बाई 5। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है 45 है ना, 45 46 5 चौके 20 94.6। n का वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, यानी हम लोग बोलेंगे 471 इस गिवन सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। हाँ नोट कर लो, यहां तक नोट कर लिए ना सब, यहां तक वेरी गुड। श्रुति क्लियर है ना यहां तक, वेरी गुड। जल्दी नोट कर लो, यहां तक सब हो गया ना यहां तक। तो देखो अभी तक हमने कई नंबर का सीक्वेंस देखा, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर्स, है ना, वैसे ही प्राइम नंबर का भी सीक्वेंस होता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा अभी तक हमने जितना सीक्वेंस पढ़ा वो सब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा था। हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर के केस में कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो आप लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो आप, है ना, आप लिखो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, आप प्राइम नंबर्स जानते हो ना क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। चलो देखो सिद्धि हम लोग को बता के बताओ, सिद्धि 8 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। कोई भी ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो फैक्टर है, वन एंड इटसेल्फ, दे आर नोन एज। तो यहां पे 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 5 और 2 प्राइम नंबर है। तो आप देखो तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स को लिखो, तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर क्या, सबसे पहला प्राइम नंबर 2, याद रखना 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, और 2 ही सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इसको छोड़कर कोई दूसरा प्राइम नंबर इवन नहीं है। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 29। तो 10 हो गया ना। ये देखो मैंने पहला 10 प्राइम नंबर लिख दिया, आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहां पे, ध्यान रखना प्राइम नंबर के केस में कोई पैटर्न नहीं बनता है। प्राइम नंबर बहुत कमाल का नंबर है, प्राइम नंबर के केस में कोई पैटर्न नहीं बनता है। देखो ये सब जो बड़ा बड़ा कंपनी सब है ना,
जो सॉफ्टवेयर में आप सुने होंगे फायरवॉल बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर में फायरवॉल होता है ना, जैसे मान लो बड़े बड़े कंपनी का सर्वर है। अब जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप जो ट्रांजैक्शन करते हो वो सब तो इंटरनेट के थ्रू ही होता है ना। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर कोई हैकर चाहे तो हैक कर सकता है। बताओ, स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो कि बहुत रिस्की चीज है। लेकिन क्योंकि ये सब जो कंपनी है ये सब अपने सॉफ्टवेयर के फायरवॉल पे बहुत रुपए खर्च करता है। अपना फायरवॉल ये लोग बहुत स्ट्रांग रखता है। फायरवॉल क्या, एक सॉफ्टवेयर होता है जो सर्वर को प्रोटेक्ट करता है। सर्वर मतलब जहां पे सारा डेटा स्टोर्ड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप फटाक से जो ट्रांजैक्शन मार देते हो, मोमो खाने जाते हो 40 रुपए ट्रांसफर, आपके अकाउंट में तो 40 रुपए कम हो जाता है, वो तुरंत हो जाता है। और वो सब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है और ये सब बहुत सेफली हो रहा है। क्यों? क्योंकि एसबीआई एक सॉफ्टवेयर यूज करता है, दैट इज फायरवॉल। हर कंपनी वो यूज करता है अपने सर्वर को बचाने के लिए, अपने डेटा को बचाने के लिए। और हैकर्स कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहते हैं कि फायरवॉल को हैक कैसे किया जाए। समझ में आ रहा है ना? तो वो सब जो फायरवॉल का जो सॉफ्टवेयर सब बनता है ना, उसमें बहुत बड़ा बड़ा प्राइम नंबर सब यूज होता है। वो सब आप कोडिंग बाद में पढ़ोगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस ये सब लोगे तब आपको सब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये प्राइम नंबर्स यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स के केस में कोई प्रॉपर पैटर्न, क्योंकि अगर प्राइम नंबर के केस में कोई प्रॉपर पैटर्न मिल जाएगा किसी को तो वो सब फायरवॉल हैक हो सकता है। फिर प्राइम नंबर के केस में कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? और हर साल पूरे वर्ल्ड में हर साल ये कंपटीशन रखा जाता है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर ढूंढने का कोशिश किया जाता है। मतलब अभी तक हम लोग काफी बड़ा प्राइम नंबर ढूंढ चुके हैं, अब उसके आगे का प्राइम नंबर ढूंढा जा रहा है, फिर उसके आगे का प्राइम नंबर। ये हर साल वो कंपटीशन एक होता है। समझ में आ रहा है ना? प्राइम नंबर्स लिख लो, लिखो प्राइम नंबर के केस में लिख लो, देयर सीक्वेंस डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड पैटर्न। लिखो इस बात को, देयर सीक्वेंस डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड पैटर्न। देयर सीक्वेंस डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड पैटर्न। देयर सीक्वेंस डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड पैटर्न। प्राइम नंबर के सीक्वेंस का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। ठीक है? Their sequence does not have any fixed pattern. नोट कर लिया ना यहां तक? नोट कर लिया ना यहां तक? बहुत अच्छे। देखो, इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, वो क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है? हाँ, नहीं, एक्सरसाइज 8.1 नहीं, उसके पहले भी कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखा है। पेज नंबर 178 पर देखो, एक्सरसाइज लिख के एक क्वेश्चन दे रखा है। देखा? तो ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है? उसको सॉल्व कर लेना। देखो, नेक्स्ट हेडिंग दो आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग दो, रिकर्सिव रूल फॉर अ सीक्वेंस। नेक्स्ट हेडिंग दो, रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल फॉर अ सीक्वेंस। रिकर्सिव रूल फॉर अ सीक्वेंस। ध्यान से सुनो, अभी तक हमने एक मेथड देखा कि हम लोग किसी सीक्वेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना विशाल? अगर हमें किसी सीक्वेंस का nth टर्म पता है ना कंदर? अगर हमें किसी सीक्वेंस का nth टर्म पता है तो आप उसमें n का वैल्यू
पहले 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, ऐसे अलग अलग इंटीजर्स को पुट करते जाओ, नेचुरल नंबर को पुट करते जाओ। आपको सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म पता चलते जाएगा कि नहीं। अगर आपको किसी सीक्वेंस का nth टर्म पता है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो n का वैल्यू 2, थर्ड टर्म फाइंड करना है तो n का वैल्यू 3। यानी nth टर्म की मदद से हम लोग सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं, और उसी सीक्वेंस को फाइंड करने का एक और तरीका होता है, एंड दैट इज नोन एज रिकर्सिव रूल। दैट इज नोन एज रिकर्सिव रूल। ये क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। जैसे देखो यहां पर एक एग्जांपल से समझा रखा है। जैसे देखो यहां पे हमें बता रखा है किसी एक सीक्वेंस दे रखा है। देखो ये सीक्वेंस क्या दे रखा है, 1, 1, 4, 7, 10, 13, डॉट 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 एंड सो ऑन। दिखाई दे रहा है ना, ये सीक्वेंस दे रखा है हमें। अब देखो मैं आपको बता दे रहा हूं इस सीक्वेंस को जनरेट करने का तरीका क्या है। एक तो nth टर्म, आप इस सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड कर लो। इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है दैट इज 3n माइनस 2, दैट इज 3n माइनस 2। आप चेक कर लो, इधर ध्यान दो जाए, n का वैल्यू रखो 1 तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा ना। n का वैल्यू रखो 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1 1 आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है। सेकेंड टर्म फाइंड करना है, n का वैल्यू रखो 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 4, सेकेंड टर्म आ रहा है ना। तो एक तो nth टर्म की मदद से सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, रिकर्सिव रूल। अब देखो रिकर्सिव रूल क्या होता है, जरा सा आप इस सीक्वेंस पे ध्यान दो। 1 में कितना ऐड करने पे 4 मिल रहा है, 3। 4 में कितना ऐड करने पे 7 मिल रहा है, 3। 7 में कितना ऐड करने पे 10 मिल रहा है, 3। 10 में कितना ऐड करने पे 13 मिल रहा है, 3। यानी कि इस सीक्वेंस के किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 3। तो जो रिकर्सिव रूल है ना, रिकर्सिव रूल क्या करता है, किसी भी टर्म को उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से रिलेट कर देता है। ऐसा कोई भी फॉर्मूला या रूल जो किसी भी टर्म को उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से मैथमेटिकली रिलेट कर दे, उसी को बोला जाता है रिकर्सिव रूल। जैसे यहां पर देखो, हम लोग इसी सीक्वेंस को इस फॉर्मूला से भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखो यहां पे आपको पता है, आपको एक टर्म कम से कम पता होना, जैसे यहां पे पता है हमें फर्स्ट टर्म क्या है 1, देखो सेकंड टर्म हमें पता है क्या है 4, थर्ड टर्म पता है क्या है 7, और हमें पता है किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है 3 का। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, nth टर्म tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 प्लस 3। इस फॉर्मूला से भी आप इस सेम सीक्वेंस को जेनरेट कर सकते हो। ध्यान दो, हमने nth टर्म को उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से रिलेट कर दिया। n माइनस 1 क्या होगा, ध्यान से सुनो, nth टर्म के जस्ट पीछे कौन सा टर्म होगा, n माइनस 1th टर्म है कि नहीं। nth टर्म के जस्ट पीछे कौन सा टर्म होगा, n माइनस 1th टर्म। तो आपने किसी टर्म को उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से मैथमेटिकली रिलेट कर दिया। ऐसे फॉर्मूला को बोला जाता है रिकर्सिव रूल। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक। और ध्यान देना, यहां पे ये भी लिखेंगे फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां पे n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। क्यों, क्योंकि आप यहां n का वैल्यू 1 नहीं रख सकते हो। n का वैल्यू यहां 1 रखो तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, t0 तो कोई टर्म ही नहीं है। सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट टर्म से। t0 कोई टर्म है नहीं। सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट टर्म से, t1 से। तो t0 नहीं आना चाहिए ना, यानी यहां n का वैल्यू हम लोग 1, n का वैल्यू हम लोग 2 रख सकते हैं। तो ध्यान दो, t1 तो हमें ऑलरेडी पता है, t1 कितना है 1। सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म आपको पता है, सीक्वेंस का सेकंड टर्म पता करना है। अगर आपको t2 पता करना है तो n का वैल्यू यहां क्या रख दो, t1 तो हमें ऑलरेडी पता था ना, t1 कितना दे रखा है 1। अगर आपको t2 पता करना है तो आप n का वैल्यू 2 रख दो। तो देखो यहां क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, यानी यहां पे मिल रहा है t1 प्लस 3।
T1 हमें पता है कितना है 1, 1 + 3 कितना आएगा 4। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर आपको T3 फाइंड करना है तो n की जगह रख दिया हमने 3, तो यहां क्या आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, T2 + 3, T2 कितना है 4, 4 + 3 कितना आ रहा है, देखो सेम सीक्वेंस जनरेट हो रहा है कि नहीं, 1 4 7, इसके बाद निकालोगे तो 10 13 ऐसा जनरेट होगा ना, कोई दिक्कत। सबको क्लियर है ना, यहां तक समझ में आया ना, किसी को कोई डाउट? साक्षी नहीं ना समझ में आया, आ गया ना, श्रुति क्लियर है यहां तक? लिखो रिकर्सिव रूल क्या होता है, लिखो लिखो रिकर्सिव रूल क्या, हाँ क्या डाउट है बोलो कंदर, एक बार और समझाते हैं, लिखो फिर समझा देते हैं इसको। लिखो द मैथमेटिकल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सीक्वेंस, the mathematical way of describing the mathematical way of describing a sequence by relating terms by relating terms to previous terms, by relating terms to previous terms is called recursive rule, is called recursive rule या फिर recursive formula, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, the mathematical way of describing a sequence by relating terms to previous terms is known as recursive rule या is called recursive rule, ठीक है। आप एग्जाम्पल में क्या करो, अभी जो आपको सीक्वेंस लिखाया था लिख लो, आप एग्जाम्पल में ये सीक्वेंस को लिखो, एग्जाम्पल है ना, हमें ये सीक्वेंस दे रखा है, लिख लो 1, 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। आप ये सीक्वेंस लिख लो, उसके बाद लिख लेना द अबव सीक्वेंस can also be generated with the recursive formula given by the above sequence can also be generated with the recursive formula given by, क्या था रिकर्सिव फॉर्मूला इस सीक्वेंस के लिए, Tn इक्वल टू Tn - 1 + 3। हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कोई भी टर्म अपने जस्ट पीछे वाले टर्म से कितना यूनिट्स बढ़ा है, 3 यूनिट बढ़ा है। समझ में आ रहा है ना, क्या कंदर खड़े हो जाओ, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो इस सीक्वेंस में कोई भी टर्म अपने जस्ट पीछे वाले टर्म से कितना यूनिट बढ़ा है, 3 यूनिट्स बढ़ा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई भी nth टर्म अपने जस्ट पीछे वाले टर्म से यानी n - 1th टर्म से कितना बढ़ा है, 3, यानी कोई भी nth टर्म किसके बराबर होगा, n - 1th टर्म प्लस 3। समझ में आ गया ना, गुड, बैठ जाओ। अब देखो, अब आप इस रिकर्सिव फॉर्मूला को यूज करके सेम सीक्वेंस को जनरेट करो, तो यूजिंग दिस रिकर्सिव फॉर्मूला वी विल जनरेट द सेम सीक्वेंस। देखो हमें यहां पे पता था T1 कितना है, अच्छा एक चीज यहां पे लिख लेना, ये जो रिकर्सिव फॉर्मूला है ये किसके लिए वैलिड है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप इस रिकर्सिव फॉर्मूला में n का वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते हो, अगर n का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो यहां क्या मिल जाएगा,
T0, क्या T0 कोई टर्म होता है? नहीं, कोई भी सीक्वेंस फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है, यानी T1 से स्टार्ट होता है। और इस सीक्वेंस का हमें T1 पता है, T1 कितना है? 2। आप ऐसे लिख लेना गिवन, इसको हमें यूज करना ही पड़ेगा, फर्स्ट टर्म हमें पता रहना चाहिए। अब आप देखो, अब आप सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूला को यूज करके। n का वैल्यू क्या रख देना? 2, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए। चलो रिकर्सिव फॉर्मूला यूज करो। नाउ रिकर्सिव फॉर्मूला यूज करो, n का वैल्यू रख दो 2, तो T2 कितना हो जाएगा? दैट इज T1 प्लस 3। आपको पता है T1 कितना है? 2। गलती हो गया क्या? T1 यहाँ पे 1 था ना, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है, तो T1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। देखो सेकंड टर्म आ रहा है ना इस रिकर्सिव फॉर्मूला से, आ रहा है क्या हर्षित? क्लियर है ना? नेक्स्ट इस रिकर्सिव फॉर्मूला को यूज करके थर्ड टर्म फाइंड करो, T3। तो T3 क्या हो जाएगा? n का वैल्यू यहाँ 3 रखे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 दैट इज 4। 3 माइनस 1 इज 2। वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा T2 प्लस 3। तो T2 हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था रिकर्सिव फॉर्मूला से? 4 प्लस 3 कितना आएगा? देखो तो इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म मिल गया ना रिकर्सिव फॉर्मूला से। उसी तरह से फोर्थ टर्म निकालो, T4। n का वैल्यू हमने रख दिया 4, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा? अरे 4 माइनस 1 कितना होगा? बोल ही नहीं रहे हो सब। 3, तो यहां पे क्या लिखेंगे? T3 प्लस 3। T3 हमने निकाल लिया, कितना आया था? 7 प्लस 3 10। ऐसे करते करते हम लोग सारा सीक्वेंस जनरेट। तो आपको दो तरीका पता चल गया सीक्वेंस जनरेट करने का, एक तो nth टर्म एंड दूसरा, और रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है आप समझ गए? इसमें सीक्वेंस का कोई भी टर्म अपने पीछे वाले टर्म से मैथमेटिकली रिलेटेड होता है। अब जरूरी नहीं है कि जस्ट पीछे वाला टर्म हो सकता है जस्ट पीछे वाले 2 टर्म से रिलेटेड हो, इसके जस्ट पीछे वाले 3 टर्म से रिलेटेड हो। समझ में आ रहा है ना? पीछे वाला टर्म बस होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? दैट इज रिकर्सिव रूल या रिकर्सिव फॉर्मूला। सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। श्रुति क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड। चलो यहां पर एक एग्जाम्पल 3 दे रखा है, वो आप एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 3 दे रखा है, वो आप होमवर्क में बनाना। ठीक है, हम लोग अभी क्लास में एग्जाम्पल 4 बनाते हैं, है ना? चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्लियर है ना सबको? सबको क्लियर है ना? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड द first 4 terms, find the first 4 terms of the sequence given by the recursive rule, given by the recursive rule, given by the recursive rule। देखो आपको S1 फर्स्ट टर्म का वैल्यू बता दिया है, S1 इज इक्वल टू 3, और आपको बता रखा है Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ध्यान सुनो, इधर ध्यान से सुनो। तो आप ये जो Sn माइनस 1 लिखा है ना, आप अपने कॉपी में ऐसे मत लिख देना Sn माइनस 1, ऐसे मत लिख देना। यहाँ n माइनस 1 सबस्क्रिप्ट में लिखा है, छोटा लिखा हुआ है ये नीचे की तरफ। जो पैटर्न है लिखने का वैसे ही लिखना, Sn माइनस 1 इंटू Sn माइनस 1 माइनस 1, और इसके आगे लिखा हुआ है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी आप n का वैल्यू कहां से पुट कर सकते हो? 2 से। 2 से छोटा वैल्यू आप पुट, 2 से छोटा वैल्यू आप पुट करोगे तो यहां 0 आ जाएगा ना। S0 तो कुछ होता ही नहीं है। कोई भी सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट टर्म से, है कि नहीं? चलो ये रिकर्सिव रूल यूज करो। आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, S1 का वैल्यू क्या है? 3, और अगर आप ये सीक्वेंस फाइंड करो जल्दी फास्ट।
बताओ, S1 तो आपको दे रखा है 3, S2 कितना आ रहा है? सीक्वेंस का सेकंड टर्म। क्वेश्चन नोट करो, जल्दी फाइंड करो। है ना, एकदम मजेदार बना दिया एनसीईआरटी को, है कि नहीं? बड़ा बेकार है। अच्छा नहीं, दोनों अच्छा नहीं। सो हाँ, चीटिंग करने के लिए नहीं बोले थे। कहाँ सॉल्व किया, दिखाओ कहाँ सॉल्व किया। S2 S1 जैसे आप सिखाते हैं किया है। बुक बंद करो, तो बुक बंद करके रख, छापने के लिए बोला है तुमको। दोबारा बना दे। छापना नहीं है, दोबारा बना दे। दोबारा बनाने का बात ही नहीं है। बात है कि चीटिंग नहीं करना है, खुद से करना है। हाँ, खुद से सॉल्व करो, सॉल्यूशन छुपाओ। हाँ वही। चलो देखो, S1 तो हमें ऑलरेडी दे रखा है कि नहीं? सॉल्यूशन S1 हमें बता रखा है कितना है, 3, ये तो हमें पता है। अब हमें S2 फाइंड करना है। S2 के लिए n का वैल्यू हमने क्या रख दिया? अरे 2। S2 के लिए हमने n का वैल्यू क्या रखा? यहाँ 2, तब ना S2 मिला। यहाँ n का वैल्यू 2 रखे, यहाँ n का वैल्यू 2 रखो, 2 - 1 1, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? S1 इंटू S1 - 1। S1 का वैल्यू आपको पता है कितना है? 3, दैट इज 3 इंटू 3 - 1। 3 - 1 कितना होगा? 2, और 3 2 जा 6, यानी आपको S2 मिल गया, सीक्वेंस का सेकंड टर्म मिल गया, दैट इज 6। नेक्स्ट आ जाओ, अब हमें S3 फाइंड करना है। तो यहां रिकर्सिव रूल में इधर ध्यान दो, जब समझाते हैं तो इधर ध्यान दो। S3 के लिए n का वैल्यू क्या रखोगे? 3, रख दो n का वैल्यू 3। S3 n का वैल्यू हमने रखा 3, तो n - 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2, दैट इज S2 इंटू S2 - 1। यहां भी n का वैल्यू 3 रखो, 3 - 1 क्या आएगा? 2। समझ के नोट करो, S2 - 1। यहां से देखो कितना आ रहा है, S2 हमने निकाल लिया। S2 का वैल्यू कोई नहीं बोलेगा। सिद्धि बताओ, S2 का वैल्यू कितना है? कोई नहीं बोलेगा। S2 का वैल्यू कितना है? हाँ, S2 का वैल्यू समझ में आ रहा है ना? तो जोर से बोलो, S2 का वैल्यू 2 है। S2 का वैल्यू S2 का वैल्यू 6 है। समझ में आ रहा है ना? अब बताओ, ये देखोगे भी नहीं ध्यान से, यहां S2 निकाले है ना, S2 का वैल्यू कितना आया है? तो S2 का वैल्यू 2 कैसे बोल रही हो? अच्छा नहीं, बहुत गलत बात है ये। एकदम दिमाग बंद कर देती हो अपना। अरे समझ के पढ़ो, नहीं समझ के पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है फिर ये सब पढ़ने से। तो तुम बस नोट कर रही हो और तुमको समझ में आया ही नहीं। घर पे भी कॉपी खोलोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, एक दिन उसमें भूजा बिकेगा फिर। समझ में आ रहा है ना? अरे देखो, जो भी पढ़ो समझ के पढ़ो, समझ के जो बोल रहा हूं उसको मन में रिलेट करते जाओ, क्या बोल रहा हूं। S2 का वैल्यू निकाले तो कितना आया है? 6, तो S2 की जगह क्या रखेंगे? यहाँ 6, फिर ये ब्रैकेट, फिर यहाँ पे S2 है, फिर यहाँ 6 रखे -1। 6 - 1 कितना होता है? 5 इंटू 6 30, यानी थर्ड टर्म कितना आ रहा है सीक्वेंस का? 30। S3 30 आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? S4, है ना? 4 टर्म्स हमें निकालना था ना, तो पहला 3 टर्म तो हमें पता चल गया। S4 निकालने के लिए n का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे 4, S4, n का वैल्यू 4, यहां रखो n का वैल्यू 4, 4 - 1 3, यानी S3। यहां भी रखो n का वैल्यू 4, 4 - 1 3, यानी S3 इंटू S3 - 1। S3 हमने अभी पता कर लिया, कोई नहीं बोलेगा। बोलो सिद्धि, S3 कितना है? 30। S3 30 है। यहां पे S3 की जगह रखो 30, इसकी जगह 30 रखिए, ब्रैकेट इंटू
S3 की जगह 30, 30 माइनस 1, यहाँ -1 था ना, 30 माइनस 1 29, और ये 30 यानी क्या लिखा हुआ है 30 इंटू 29। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है 870। तो हमने पहला 4 टर्म सीक्वेंस का फाइंड कर लिया। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे, यार है ना सबका आंसर? वेरी गुड। श्रुति क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो इसके बाद यहां तक नोट करो जल्दी। न्यू वाले एनसीईआरटी का आपको एक्सरसाइज 8.1 सेंड कर दूंगा ग्रुप में, वो बना लेना सब, ठीक है? नोट कर लिए ना यहां तक सब? सबको क्लियर है ना यहां तक? हो गया ना? सबको क्लियर है? नोट कर लिए? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दो आप, व्रिहंका फिबोनाची सीरीज। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट हेडिंग दो आप, व्रिहंका व्रिहंका इंडिया के मैथमेटिशियन थे 7th सेंचुरी सीई में। 7th सेंचुरी सीई मतलब जब कॉमन एरा स्टार्ट हुआ तो उसके 7th सेंचुरी मतलब समझ रहे हो ना? 7th सेंचुरी मतलब हुआ 601 से 700, 601 से 700 के बीच में हुए थे ये मैथमेटिशियन व्रिहंका। इन्होंने एक सीरीज ढूंढा, व्रिहंका सीरीज, उसी को इंग्लिश में फिबोनाची सीरीज भी बोलते हैं। फिबोनाची एक साइंटिस्ट हैं, व्रिहंका ने ये सीरीज ढूंढा था 7th सेंचुरी में। फिबोनाची ने इस सेम सीरीज को ढूंढा, कब ढूंढा? 1200 सीई में। मतलब 500 साल के बाद व्रिहंका ने जब ये मैथमेटिकल सीरीज ढूंढा, इसके 500 साल के बाद फिबोनाची ने इस सीरीज को ढूंढा। लेकिन ये सीरीज सोचो किसके नाम से फेमस है? फिबोनाची। जबकि इसको ढूंढा पहले किसने? इंडियन मैथमेटिशियन ने, व्रिहंका ने ढूंढा था। समझ में आ रहा है ना? वो एक बुक है, व्रिहंका ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या है? अच्छा नेम है, जाके पढ़ लेना। समझ आ रहा है ना? व्रत जाति समुच्चय। समझ में आ रहा है ना? ऐसा करके उन्होंने कुछ बुक लिखा, उसी बुक में ये सीरीज गिवन था। तो अब हम लोग इंडिया में सीरीज को कैसे पढ़ेंगे? व्रिहंका फिबोनाची सीरीज, व्रिहंका फिबोनाची सीरीज, है ना? व्रिहंका ने जब ये सीरीज ढूंढा, इसके 500 साल के बाद फिबोनाची ने ढूंढा था इस सीरीज को। समझ में आ रहा है ना? ये सीरीज क्या है, ध्यान से देखो। इस सीरीज को हम लोग एक रिकर्सिव रूल की मदद से रिलेट करते हैं, और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, रिकर्सिव रूल फॉर दिस सीरीज, recursive rule for this series is given by देखो इस सीरीज का रिकर्सिव रूल क्या है, तो ध्यान से सुनना। इस सीरीज का जो पहला टर्म है दैट इज 1, T1 क्या है? 1, पहला टर्म हमें पता है। दूसरा टर्म हमें पता है T2 कितना है? 2, T1 क्या है? 1। सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 1, सेकेंड टर्म क्या है? 2,
और इसके बाद आपको फॉर्मूला दे रखा है, रिकर्सिव रूल वाला फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज, ध्यान से देखना यहां पे, tn इज इक्वल टू tn माइनस वन प्लस tn माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहां पे n का वैल्यू 3 से, हाँ आप खुद देखो, n का वैल्यू यहां 2 पुट कर दो, तो यहां 2 पुट करोगे तो ये t2, ये t1, ये क्या बन जाएगा t0 जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। कोई भी सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है, तो t1 से स्टार्ट होगा ना। तो इसीलिए इस रिकर्सिव फॉर्मूला में n का वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब जरा इस सीक्वेंस को फाइंड करते हैं, ध्यान दो इधर। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है 1, इस सीक्वेंस का सेकंड टर्म क्या है 2, इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म फाइंड करो, तो ये n का वैल्यू हमने क्या रख दिया 3। तो ये देखो 3 माइनस 1, यहां क्या मिलेगा 2, दैट इज t2 प्लस 3 माइनस 2 क्या मिलेगा t1, यानी t3 किसके बराबर है t2 प्लस, t2 कितना था 2, t1 कितना है 1, 2 प्लस 1 कितना आ गया। तो इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म इज 3। उसके बाद फोर्थ टर्म फाइंड करो t4, तो n का वैल्यू हमने ले लिया 4, यहां रखो n का वैल्यू 4, 4 माइनस 1 3, तो दैट इज t3 प्लस n का वैल्यू रखो यहां 4, 4 माइनस 2 t2। यानी हमें क्या समझ में आ रहा है, इस सीक्वेंस का जो भी nth टर्म है वो उसके जस्ट पीछे वाले दो टर्म का सम है। ये पैटर्न देख के पता चल रहा है ना, t3 क्या था t1 प्लस t2, t4 क्या है t2 प्लस t3, यानी कोई भी जो टर्म है इस सीक्वेंस का उसके जस्ट पीछे वाले दो टर्म का सम है। ये पैटर्न पता कर लिए ना। देखो t3 हमने निकाला था, t3 कितना आया है 3, t2 कितना है 3 प्लस 2 कितना आएगा, यानी इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म 5 है। अब आप फिफ्थ टर्म निकालो, अब बार बार रिकर्सिव फॉर्मूला क्या यूज करोगे, आपको पैटर्न पता चल गया ना। फिफ्थ टर्म क्या होगा, इसके जस्ट पीछे वाले दो टर्म का सम होगा, दैट इज t4 प्लस t3, t4 प्लस t3, t4 हमने निकाल लिया कितना आया है 5, t3 हमें पता है कितना है, तो यानी फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा 8। उसी तरह से आप सिक्स्थ टर्म निकाल लो, t6 क्या होगा, इसके जस्ट पीछे वाले दो टर्म का सम, दैट इज t5 प्लस t4, वेरी गुड। t5 अभी हमने निकाला कितना था 8 प्लस t4 कितना है 5, तो यहां से कितना आ रहा है 13। कोई दिक्कत। इसके बाद आप t7 निकाल लो, t7 क्या होगा, जस्ट पीछे वाले दो टर्म का सम, दैट इज t6 प्लस t5, t6 कितना है 13, t5 कितना है 8, 13 प्लस 8 कितना आएगा 21। आप एक और टर्म फाइंड कर लो t8, इसके जस्ट पीछे वाले दो टर्म का सम होगा, दैट इज t7 प्लस t6, t7 अभी हमने निकाला 21 प्लस t6 कितना है 13, कितना आ रहा है ये 34। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द सीक्वेंस इज, देखो सीक्वेंस का स्टार्टिंग का हमने कुछ नंबर फाइंड कर लिया। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 5, उसके बाद 8, उसके बाद 13, उसके बाद 21, उसके बाद 34 एंड सो ऑन। आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है तो उसके जस्ट पीछे वाले दो टर्म को ऐड कर दो। इसी सीरीज को बोला जाता है व्रिहंका सीरीज या फिर फिबोनाची सीरीज। और ये बहुत कमाल का सीरीज है, इसको हल्के में मत लो। हमारे नेचर में बहुत सारा चीज ऐसा है जो इस सीरीज को फॉलो करता है। आप जाके नेट पे सर्च करके पढ़ लेना। हमारे नेचर में ऐसा बहुत सारा चीज है जो इस फिबोनाची सीरीज के पैटर्न को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है ना, नोट कर ले इसको। श्रुति क्लियर है नहीं यहाँ तक? वेरी गुड। चलो ध्यान से सुनो, इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 है। अगले क्लास में कदम रखना, तो एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन बना के कदम रखना।
अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आपके कॉपी में ट्राई किया हुआ दिखना चाहिए। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि सर नहीं बना, आप कुछ ट्राई करो, लिखो। बुक नहीं है। चलो नेक्स्ट हेडिंग दो आप लोग। अब हम लोग एक बहुत स्पेशल टाइप के सीक्वेंस को पढ़ेंगे, और वो जो स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है दैट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आप हेडिंग दो। देखो, अब आपको सीक्वेंस के बारे में आइडिया लग चुका है कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स जिसमें हर एक नंबर एक पैटर्न को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा ही एक बहुत स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। आपको आपके सिलेबस में दो स्पेशल टाइप का सीक्वेंस पढ़ना है। वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अनदर वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ लेंगे तो हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में हमें एक और चीज पढ़ना है दैट इज फ्रैक्टल्स। तो हम लोग देखेंगे कैसे फ्रैक्टल्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। फ्रैक्टल्स के चलते बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न जनरेट होता है। समझ में आ रहा है ना? ये सब जितना ये सब जो टॉपिक है ना, जीपी, एपी, फ्रैक्टल, ये सब जो आप देख रहे हो सीक्वेंस, ये सब कोडिंग में यूज होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब इसीलिए आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है कि आपका एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग दो आप लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? एपी। एपी लिखो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिखो। हेडिंग दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी देखो, अभी लिखो नहीं, बोर्ड पे देखो, समझो, इधर ध्यान दो। जैसे देखो बोर्ड पे मैं एक सीक्वेंस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज देखो ये मैंने एक सीक्वेंस बनाया यहाँ पे 3, 7, 11, 15, 19, 23। अब आप जरा यहां नोटिस करो, आप इस सीक्वेंस में कोई भी दो टर्म को ले लो। समझ में आ रहा है ना? कोई किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को ले लो, किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव अगल बगल वाले टर्म को आप सिलेक्ट कर लो। आपको उनके बीच का डिफरेंस क्या दिखाई देगा? 4। अब देखो 3 में कितना ऐड करोगे तो 7 मिलेगा, 4। 7 में कितना ऐड करोगे तो 11 मिलेगा, 4। 11 में कितना ऐड करोगे तो 15 मिलेगा, 15 में कितना ऐड करोगे तो 19 मिलेगा, 19 में कितना ऐड करोगे तो 23 मिलेगा, 4। यानी ये जो सीक्वेंस यहां पे बना हुआ है ना कंदर्प, यहां पे जो सीक्वेंस मैंने ड्रॉ किया, यहां पे जो मैंने सीक्वेंस बनाया, इस सीक्वेंस के किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना? किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। तो इस टाइप के सीक्वेंस को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, फिक्स्ड आएगा। वो डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे यहां पे हमें देखने को मिल रहा है किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। वैसे ही हो सकता है कि किसी दो टर्म के बीच का डिफरेंस 6 आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन वो डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? किसी भी दो टर्म के बीच का, किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 1, और वो डिफरेंस कांस्टेंट है। आप कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म ले लो, हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 1।
यानी ये भी क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का ये जो डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आए दैट इज नोन एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिखो अ सीक्वेंस in which each term differs from its preceding term. A sequence in which each term differs, D-I-F-F-E-R-S, differs from its preceding term, by a constant is called AP. A sequence in which each term, रिपीट कर रहा हूं वापस से, ध्यान से सुनो। A sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called AP, है ना। मतलब कहने का मतलब है एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें आप किसी भी नंबर को सेलेक्ट कर लो और उसमें से आप उसके जस्ट पीछे वाले नंबर को सबट्रैक्ट कर दो, तो आपको हमेशा ये डिफरेंस क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। जैसे आप देख लो यहां पे ये सीक्वेंस मैंने बनाया ना, आप इस सीक्वेंस में कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने 15 ले लिया, अब उसमें से आप जस्ट पीछे वाले नंबर को सबट्रैक्ट करो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। उसी तरह से आप कोई दूसरा नंबर ले लो, जैसे मान लो 23 ले लिया, उसमें से जस्ट पीछे वाले नंबर को सबट्रैक्ट करो, 19, कितना आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो इस टाइप के सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आप किसी भी टर्म को सेलेक्ट कर लो और उसमें से जस्ट पीछे वाले टर्म को सबट्रैक्ट कर दो, तो वो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा किसी भी टर्म के लिए। दैट इज नोन एज एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। नेक्स्ट लाइन में आप लिख लो, ये जो डिफरेंस कांस्टेंट आता है इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, बताया था ना। नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। 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 नोट कर लिए ना सब यहां तक, बहुत अच्छे। अब देखो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दो, जनरल फॉर्म। ध्यान से देखो, हमने एपी के फर्स्ट टर्म को बोल दिया ए, है ना। यहां पे एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज ए, और यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है उसको बोल दो डी। कॉमन डिफरेंस को हमने क्या बोल दिया, कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। तो आप ए में डी ऐड कर दो, आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा, दैट इज ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगा एपी का, ए प्लस 2d, फिर डी ऐड कर दो, डी प्लस डी 2d। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। ये फोर्थ टर्म हो गया ना। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना। आप देख लो, आप इसमें कोई भी टर्म सेलेक्ट करो, जैसे मान लो मैंने ए प्लस डी सेलेक्ट किया, जस्ट पीछे वाले टर्म को माइनस करो तो इसमें से ए प्लस डी में से ए को सबट्रैक्ट करोगे, क्या बचेगा, डी बचेगा ना। उसी तरह से आप कोई दूसरा टर्म ले लो, जैसे मान लो मैंने ये वाला टर्म ले लिया, ए प्लस 4d। ए प्लस 4d में से जस्ट पीछे वाले टर्म को सबट्रैक्ट करो, तो ए से ए कैंसिल हो गया, 4d माइनस 3d कितना आ रहा है, फिर डी आ रहा है। यानी किसी भी कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू डी। इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और हमारे एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए। तो ध्यान से सुनना,
अगर आप कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना चाह रहे हो, एपी जनरेट करना चाह रहे हो, तो आपको सिर्फ दो चीज पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप उस एपी को जनरेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे, इधर ध्यान से सुनना। आप इधर ध्यान दो, तो इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, इधर ध्यान दो। यहां पे जो मैंने एपी लिखा, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? T1 क्या है? ए। इस एपी का सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस डी, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ए प्लस 1 इंटू डी। इस एपी का थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस 2 इंटू डी। इस एपी का फोर्थ टर्म क्या है? ए प्लस 3 इंटू डी। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एंड सो ऑन क्या बता सकते हो? इस एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा? आप बताओ। ए प्लस n-1 इंटू डी। आप ध्यान दो, यहां पर जब सेकेंड टर्म था तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब थर्ड टर्म था तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब फोर्थ टर्म है तो यहां पे, हाँ साक्षी इधर सुनो, जो बता रहा हूं सुनो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, पूरा मैथ गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बता रहा हूं, पता नहीं क्या सोच रही हो। अरे इधर ध्यान दो, पानी वानी रखो, पानी वानी पीते रहो, आंख पे पानी मार लो, सर पे पानी गिरा लो, लेकिन ध्यान बोर्ड पे रखो। समझ में आ रहा है ना? जब बता रहा हूं तो सुनना है, तभी समझ में आएगा। इधर देखो, ये जब ये थर्ड टर्म था तो किससे मल्टीप्लाई किए? 2 से। फोर्थ टर्म है तो किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 3 से। इससे जस्ट छोटे वाले टर्म से। तो जब n होगा तो उससे जस्ट छोटा वाला टर्म क्या होगा? n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपने एपी का nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। किसी भी एपी का nth टर्म क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू, नोट करो ये सब। हाँ, पहले लिखो एपी का जनरल फॉर्म, इसके बाद दिखा देना ये फर्स्ट टर्म है, इसके बाद दिखा देना ये कॉमन डिफरेंस है, उसके बाद ये दिखा देना हमने ये पैटर्न लिखा और यहां से हमने nth टर्म निकाल लिया। ये tn क्या है? ध्यान रखना, tn इज nth टर्म। nth टर्म, कोई दिक्कत? श्रुति क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एपी समझ में आ रहा है ना सबको? किसको किसको समझ में आया? रेज योर हैंड। वाह, साक्षी भी हाथ उठा रही है, सुनी नहीं रही थी, हाथ कैसे उठा रही? अनन्या, नहीं समझ में आया? आया? हाँ लिखो लिखो, गुड गुड। सिद्धि समझ में आ गया? गुड। साक्षी जाकर रिकॉर्डेड लेक्चर देखना दोबारा से। समझ में आ रहा है ना? श्रुति क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, बहुत अच्छे है ना? तो अभी के क्लास में ही तक रखते हैं, है ना? 5 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी का क्लास, ठीक है? क्या